हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हमारे जनजातियों से संबंधित 2 लेक्चर पूरे हो चुके थे यूनिट 10 के। आज हम अगले लेक्चर की बात करेंगे जिसमें हम जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान के बारे में जानेंगे। पहले हमने जाना था कि जनजातियाँ क्या हैं, उनको किस तरीके से परिभाषित किया गया है, विभिन्न विद्वानों ने जनजातियों को किस नाम से संबोधित किया है। इन सारी चीज़ों को हमने जाना था। फिर ये जाना कि जो जनजाति शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, जनजातियों की विशेषताएं क्या होती हैं, जनजातियों का भौगोलिक वितरण क्या है, किस किस क्षेत्र में कौन कौन जनजातियाँ पाई जाती हैं, भारत में कहाँ सबसे अधिक जनजातियाँ हैं, और जनजातियाँ हैं तो कुल जनसंख्या का कितने % है। ये सारी जानकारी क्या ली थी हमने पिछले 2 लेक्चर में ली थी। आज हम जानेंगे कि जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो जो जनजातियाँ होती हैं, यानी जो अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं, उनको संविधान में एक विशेष अनुच्छेद में, अनुसूची में संरक्षित करने के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जनजातियाँ हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के जो खंड 25 है उसमें उनको परिभाषित किया गया है। आपसे पूछा जाए कि जनजाति शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो जनजाति शब्द को अनुच्छेद 366 के खंड 25 में परिभाषित किया है, जिसके अनुसार उन जनजाति समूहों अथवा जनजाति समुदायों के अंशों या समूहों को जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माने गए हैं, उन्हें हम जनजाति समुदाय कहते हैं। यानी जिन समूहों को राष्ट्रपति महोदय ने अनुच्छेद 342 के तहत अनुच्छेद 342 के तहत जनजाति घोषित कर दिया है, उन्हें हम क्या मानेंगे, अनुच्छेद 366-25 के तहत जनजाति मानेंगे। ओके। संसद किसी भी जनजाति समुदाय अथवा उसके अंशों को अनुसूचित जनजातियों की सूची से निकालकर उन्हें बाहर कर सकती है, उसमें अन्य जनजातियों को ऐड भी कर सकती है। ये अधिकारता किसके पास है? ये अधिकारता संसद के पास है कि वो किसी भी जनजाति समुदाय को जनजाति समुदाय सूची से अलग कर सकती है, या किसी नए जनजाति समुदाय को जनजाति समुदाय की सूची में क्या कर सकती है, ऐड कर सकती है। ये अधिकारता किसके पास है? संसद के पास है। तो संवैधानिक प्रावधान हमारे क्लियर होगा कि जो अनुच्छेद 342 है उसके तहत हमारे राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, किसी भी जाति समुदाय को जनजाति घोषित करते हैं, और अनुच्छेद 366 के खंड 25 में अनुसूचित जनजाति शब्द को परिभाषित किया गया। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, इसको कंटेस्ट कर लीजिएगा। ओके। अगर हम देखें कि भारतीय संविधान में किन किन अनुच्छेदों में, किन किन अनुसूचियों में संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए, तो अनुच्छेद 16(4), जो अनुच्छेद 16(4) है वो कहता है कि राज्यों को पर्याप्त अधिकार है कि वो किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्तियों में, पदों में आरक्षण का प्रावधान करें। ये जो हमारी सरकारी नियुक्तियां होती हैं, जो भर्तियां होती हैं, उनमें जो प्रमोशन होता है, तो उसके लिए क्या होता है, अनुच्छेद 16(4) के तहत जो पिछड़े वर्ग हैं, उनमें हमारे अनुसूचित जनजाति जाति सब शामिल होती हैं, तो उनको क्या उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए राज्य क्या कर सकता है, विधि बना सकता है, कानून बना सकता है, स्टेप ले सकता है। अनुच्छेद 16(4) ये कहता है कि राज्यों को SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान करने की अनुमति है। यानी कोई भी जॉब में है तो फिर उसकी प्रमोशन की जब बात आती है तो प्रमोशन में जो उनको रिजर्वेशन मिलता है वो अनुच्छेद 16(4) के तहत मिलता है। प्रमोशन में रिजर्वेशन अनुच्छेद 16(4) के तहत मिलता है। यदि अनुच्छेद 16(4)(B) स्पष्ट करता है कि 50% आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के लिए बैकलॉग रिक्तियां होती हैं उनको चालू वर्ष की रिक्तियों के साथ नहीं माना जाएगा। बैकलॉग का मतलब होता है, मान लीजिए 2023 में कोई भर्ती निकली, ठीक है, उसमें 500, मान लो 450 पद थे, 400 पोस्ट भर गई, 50 खाली रह गई, तो ये 50 जो रिक्तियां रह गई थी, भरी नहीं गई थी, इनको हम बैकलॉग रिक्तियां बोलते हैं। तो इन रिक्तियों को क्या है, अन्य जो अब 2024 वाली भर्ती होगी उसमें जोड़ा नहीं जाएगा आरक्षण के लिए, ताकि जो 50% आरक्षण की सीमा है उसका उल्लंघन ना हो। ये प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला हम देखेंगे उनको आर्थिक अधिकार क्या दिए गए संविधान में। संरक्षण के अधिकार तो हमने देख लिए 16(4) में, 16(4)A में। ठीक है। अब उनको देखेंगे आर्थिक संरक्षण या आर्थिक उनकी उन्नति के कहाँ प्रावधान है। तो अनुच्छेद 244(1) कहता है कि छठी सूची के अंतर्गत आने वाले असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य हैं, उनके अलावा अगर कोई अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित भारत में जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए 5वीं अनुसूची के प्रावधान है।
असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए प्रावधान कहाँ है? 6वीं अनुसूची में। इतना आप समझ लीजिए। उसके अलावा जितने भी राज्य हैं जहाँ जनजातियाँ रहती हैं उनके लिए प्रावधान किए गए हैं 5वीं अनुसूची में। सिर्फ इतना आपको समझना है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्यों की जनजातियों के लिए प्रावधान 5वीं अनुसूची में किए गए हैं और असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए 6वीं अनुसूची में किए गए। अनुच्छेद 275 की 5वीं और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी SC/ST को सहायता और अनुदान का प्रावधान है वो क्या करता है? राज्य करता है। राज्य क्या करेंगे? SC/ST को सहायता अनुदान प्रदान करेंगे। और एक सामाजिक अधिकार देखेंगे हम। अनुच्छेद 23 जो है बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने से संबंधित है और मानव तस्करी और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। इस प्रावधान को उल्लंघन का दंडनीय है। यानी आप किसी भी ST समुदाय के व्यक्ति को जबरन मजदूरी नहीं करा सकते हैं। उनकी मानव तस्करी करना जुर्म है। उनको जबरदस्ती कोई श्रम में नहीं लगा सकते हैं। इसे अनुच्छेद 23 के तहत इसको क्या किया गया है? प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। 14 वर्ष तक से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको किसी भी कारखाने में, खदानों में खतरनाक कोई भी एक्टिविटीज है उनमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते आप। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। जैसे अपने आसपास आपने देखा होगा कि वो नीची जाति के, हम उनके यहाँ खाना नहीं खाएंगे, हम उनके अपने यहाँ बैल, जैसे वो हमारे घर आते थे उनको अपनी बराबरी से नहीं बैठाएंगे। इस तरीके की आपने कहीं ना कहीं एक्टिविटी देखी होगी। हालांकि इस छुआछूती मात्रा में काफ़ी हद तक कमी आई है, लेकिन फिर भी हम रूरल एरिया में देखें तो इस चीज़ को हमको देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 46 पिछड़े वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की रक्षा। जितने भी हमारे पिछड़े वर्ग हैं उनके शिक्षा के लिए, उनके इकोनॉमिक रूप से उनको सशक्त करने के लिए क्या किए गए हैं? कई सारे प्रावधान संविधान में किए गए। फिर अगला हम देखते हैं कि उनकी शिक्षा और उनकी कल्चर को सुरक्षित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर प्रावधान किए गए? तो शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार 2 हैं, अनुच्छेद 15(4) में किए गए। अनुच्छेद 15(4) कहता है कि अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कौन करेगा? राज्य करेगा। अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य को SC/ST के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का अधिकार है ना, और उन सामाजिक न्याय और सही प्रकार के शोषण से संरक्षित करने का अधिकार है। इनका कर्तव्य है। संविधान राज्यों को निर्देश देता है कि वो SC/ST के शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा दें, उनको संरक्षित करें, उनको सामाजिक न्याय प्रदान करें। अनुच्छेद 305 कहता है कि जो भी उनकी लिपियां हैं, ST की भाषाएं हैं, लिपियां हैं, संस्कृतियां हैं, उनके संरक्षण को कार्य किसका है? राज्यों का है। ओके। फिर अनुबंध भी हम देख लेते हैं SC/ST से संबंधित, क्योंकि संविधान में हमारे जितने भी वंचित वर्ग हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, आदिम जाति हैं, जिनको डोरिया जी ने पिछड़े हिंदू कहा है, उनके लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान आपको A to Z कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि आप पेपर का जो लेवल है बहुत हाई होता जा रहा है। आप पहले सतही लेवल से सतही पढ़ लेते थे और काम हो जाता। अब बिल्कुल काम नहीं होने वाला जब तक आप पूरी लगन से एक एक फैक्ट को याद नहीं करेंगे तब तक। तो अनुच्छेद 330 कहता है कि लोकसभा में जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या अनुपात में सीटों का आरक्षण। लोकसभा हम देखते हैं कि ST के लिए सीटें रिजर्व है, SC के लिए सीटें रिजर्व है। तो ये कहाँ प्रावधान है? ये अनुच्छेद 330 में प्रावधान है। ये प्रावधान इसलिए किया गया ताकि जो SC/ST वर्ग हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। हम उनको लोकसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे, विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे, तो क्या वो समाज की मुख्य धारा जोड़ेंगे, उनकी भागीदारी होगी समाज में। ठीक है। अनुच्छेद 332 कहता है कि राज्य की विधानसभा में सीटों का आरक्षण। 330 कहता है लोकसभा में सीटों का आरक्षण होगा। ठीक है। 332 कहता है राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण होगा। 335 में एक आ गया कि जितने भी हमारे संघ और राज्य के अधीन सेवाएं उनमें जनजातियों को क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। संघ यानी जैसे UPSC हो गई, संघ लोक सेवा आयोग, यानी जितनी भी केंद्र की सेवाएं हैं और जितनी भी राज्य की सेवाएं है ना, उनमें जनजातियों को आरक्षण का प्रावधान करता है कौन? अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान करता है वो कि किसी भी जाति को ST की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति महोदय कह दें कि ये जो जाति है वो ST में शामिल है
तो उसको एसटी मान लिया जाएगा। ये प्रावधान है। ओके। अनुच्छेद 338 कहता है कि 65 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा राष्ट्रपति को एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था की गई थी, अनुच्छेद 338 के तहत। आपने पढ़ा भी होगा पिछले सिलेबस में कि अनुच्छेद 338 क्या है, एससी के लिए आयोग की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 338 ए जो है वो एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था करता है। आपको याद होगा तो ये सारी व्यवस्थाएं क्या की गई थी, हमारे संविधान में की गई थी। फिर जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उसका सृजन किया गया था अनुच्छेद 338 में संशोधन करके, और उसकी जो एक अनुच्छेद जोड़ा गया था जिसे अनुच्छेद 338 का बोल देते हैं या फिर अनुच्छेद 338 ए भी बोल देते हैं। ओके। तो जनजाति के लिए आयोग का प्रावधान कहाँ है, अनुच्छेद 338 ए में। आप प्लीज बहुत अच्छे से इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। ओके। 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको 2004 में क्या किया गया था, गठन किया गया था। 19 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, 89वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। और कब हुआ था, 19 फरवरी 2004 को। ओके। अनुच्छेद 339 में जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन और उनके कल्याण पर केंद्र सरकार के क्या है, नियंत्रण है। यानी हमारी जो जनजाति समुदाय है उनके प्रशासन के लिए, उनके कल्याण के लिए जो नियंत्रण है वो किसका है, वो केंद्र सरकार का है। अब 5वीं और 6ठी हमने अनुच्छेद पढ़ लिए कि संविधान में कहाँ कहाँ के अनुच्छेद उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए, भाषा के संरक्षण के लिए, शैक्षिक उनकी उन्नतिकरण के लिए, आर्थिक उनके उपाय संरक्षण के लिए, सशक्तिकरण के लिए उपाय किए गए। वहीं हम अनुसूचियों में देखेंगे कि उनके लिए क्या क्या प्रावधान है। संविधान का भाग 10 अनुच्छेद 244 से 244 एक के साथ अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। राष्ट्रपति महोदय को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। यानी आज राष्ट्रपति महोदय कहते हैं कि इंदौर का ये जो बड़ी माता वाला इलाका है आज से अनुसूचित क्षेत्र घोषित होता है, तो फिर यहाँ के लोगों को जनजातीय क्षेत्र मान लिया जाएगा और उनके लिए जनजाति संरक्षण के जो प्रावधान है वो लागू कर दिए जाएंगे। राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, उनकी सीमा को बढ़ा सकते हैं, अन्य सीमा भी जोड़ सकते हैं और उसमें कटौती भी कर सकते हैं। ये सब किसको अधिकार है, राष्ट्रपति महोदय को। अगर किसी राज्य में करना हो तो कौन, राज्यपाल महोदय क्या करेंगे, राष्ट्रपति महोदय को परामर्श देंगे कि महोदय जी इस तरीके से ये काम होना चाहिए, इंदौर के इस इलाके को अनुसूचित क्षेत्र की सीमा में बढ़ा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति महोदय उसका प्रावधान कर देते हैं। ओके। फिर अगला हम देखते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है। यानी केंद्र में अगर करना हो तो राष्ट्रपति महोदय कर देते हैं और राज्य में अगर करना हो तो राज्यपाल महोदय की सिफारिश से कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय कहते हैं। राज्य के राज्यपाल को ऐसे क्षेत्र के प्रबंधन पर राष्ट्रपति को क्या करनी होती है, अपनी सालाना रिपोर्ट देनी होती है। राज्यपाल को क्या करना होता है, राष्ट्रपति को अपनी सालाना रिपोर्ट देनी होती है। केंद्र ऐसे प्रशासन के संबंध में क्या करेंगे, राज्यों को देते हैं निर्देश। केंद्र कहेगा कि इस जनजाति क्षेत्र को इस तरीके की ये सुविधाएं प्रदान की जाए, उनके कल्याण के लिए कार्य किए जाए, तो ये सारे निर्देश क्या है, केंद्र द्वारा राज्य को दिए जाते हैं और राज्य उनको फॉलो करता है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के लिए एक जनजाति सलाहकार परिषद का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। जितने भी हमारे शेड्यूल ट्राइब्स एरिया हैं उनके लिए जनजाति सलाहकार परिषद बनाई जाती है जो जनजाति मुद्दों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर क्या देती है, सलाह देती है। इसमें 20 सदस्य होते हैं जिनमें 3/4 सदस्य जो होते हैं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होते हैं। टोटल 20 सदस्य होंगे, ठीक है। इसमें 3/4 मतलब समझते हैं आप, 15 सदस्य, ठीक है। इसमें 3/4 सदस्य जो है राज्य की विधानसभा में जो हमारे अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि है, विधायक हैं, है ना, उनको शामिल किया जाएगा। 15 क्या होंगे, एसटी के विधायक होंगे। यह तय करने की शक्ति कोई केंद्रीय या राज्य कानून अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य पर लागू होता है या नहीं, राज्यपाल के हाथ में। राज्यपाल महोदय यह तय करेंगे कोई भी केंद्रीय कानून है या राज्य कानून है किसी शेड्यूल ट्राइब एरिया पर लागू होगा या नहीं, वो कौन तय करेगा, राज्यपाल महोदय। राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र वाले, राज्यपाल जो है अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य से संबंधित
किसी भी नियम को भी निरस्त कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, लेकिन केवल भारत के राष्ट्रपति की सहमति से। मतलब अगर राज्य में किसी भी शेड्यूल टाइप से संबंधित नियम को निरस्त करना चाहें या उसको संशोधित करना चाहें तो उन्हें किसकी अनुमति लेनी होगी? महामहिम राष्ट्रपति महोदय की। ओके, फिर हम देखते हैं कि जो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन होता है और उनके कल्याण पर रिपोर्ट के लिए पहला आयोग कब बनाया गया था? 1960 में। आपसे पूछ लेंगे कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और उनके कल्याण पर रिपोर्ट करने वाला पहला आयोग कौन सा था? तो वो था UN ढेबर आयोग। कब गठित हुआ था? 1960 में। तो कौन था? ढेबर आयोग था, गठित हुआ था 1960 में। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और कल्याण पर रिपोर्ट करने वाला पहला आयोग था ढेबर आयोग और गठन हुआ था 1960 में। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र वाले 10 राज्य, यानी आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कितने राज्यों में 5वीं अनुसूची के प्रावधान लागू हुए, तो 10 राज्यों में। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। ये राज्य आपको याद होने चाहिए। यानी हमारे 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ 5वीं अनुसूची के प्रावधान क्या है? लागू है। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कैसे कर सकते हैं? राष्ट्रपति महोदय को अनुच्छेद 342 के तहत ये अधिकार तो दिया गया है कि वो किसी भी एरिया को क्या है? शेड्यूल ट्राइब्स में बदल सकते हैं अपनी एक घोषणा के द्वारा, लेकिन उसके कुछ मापदंड तो होंगे कि किन मापदंडों के आधार पर किसी क्षेत्र को या किसी जाति को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो पहला मापदंड ये है कि उनकी जनजाति की जो आबादी है किसी क्षेत्र में बहुसंख्यक हो, यानी किसी एरिया में वो सिर्फ जनजाति बहुत अधिक संख्या में निवास करती हो। कोई पर्टिकुलर एरिया है, मान लीजिए ये एरिया है, इसमें मैक्सिमम लोग क्या जनजाति समुदाय के, तो इसको हम जनजातीय जनसंख्या वाला क्षेत्र घोषित कर देते हैं। दूसरा क्या है? क्षेत्र की सघनता। सघनता मतलब घनत्व मान सकते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा क्या ट्राइब्स जनजाति के लोग रहते हैं और उचित आकार होना चाहिए। एक व्यवहार प्रशासनिक इकाई जैसे कि जिला, ब्लॉक, तालुक और पड़ोसी क्षेत्र की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन और उस क्षेत्र का पिछड़ापन होना चाहिए आसपास के एरिया की तुलना में। जनसंख्या जो है जनजाति बाहुल्य होना चाहिए। क्षेत्र में क्या है ना, सघनता होनी चाहिए जनजातियों की। ट्राइब जो होती है तो वनों की रिक्ता भी होनी चाहिए। ठीक है, इन चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को खुद पर शासन करने के लिए बड़ी मात्रा में स्वायत्तता दी गई है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिलों के नाम से जाने जाते हैं। यानी जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है उनको जनजातियों को बहुत स्वायत्तता प्राप्त है और उनके जो जिले हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, उनको स्वायत्त जिले कहा जाता है। लेकिन राज्य के पास अभी भी अपना अधिकार, कार्यकारी अधिकार है। राज्य के पास ही सकती है कि वो अपने कार्यकारी अधिकारों को वहाँ पर प्रयोग कर सकें। आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में संगठित और पुनर्गठित करने की शक्ति राज्यपाल महोदय के पास है। ऐसे जनजातीय क्षेत्रों का नाम और सीमा बदलने का भी अधिकार किसके पास है? राज्यपाल महोदय के पास है। स्वायत्त जिले में अलग अलग जनजातियां हो सकती हैं। उनके बेहतर प्रशासन के लिए राज्यपाल महोदय क्या करेंगे? उनको और भी स्वायत्त क्षेत्रों में क्या करेंगे? विभाजित करेंगे, जिनको हम ऑटोनोमस एरिया बोल देते हैं। प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए क्या होगी? एक जिला परिषद होगी जिसमें क्या होंगे? 30 सदस्य होंगे। तो जो जनजातीय एरिया के क्षेत्र हैं उनको क्या किया है? स्वायत्त जिला परिषद बनाया गया है जिसमें 30 सदस्य होंगे। यानी टोटल जो जिला परिषद होगी उनकी उसमें 30 सदस्यीय प्रशासन क्या करेगा? कार्य करेगा, जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल महोदय क्या करेंगे? इस 30 सदस्यीय परिषद को मनोनीत करेंगे। उनका अधिकार है किस व्यक्ति को इसमें शामिल करना है, किसको नहीं। वे राज्यपाल की इच्छा अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, यानी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेंगे ये 30 व्यक्ति। 26 वरिष्ठ मताधिकार का उपयोग करके चुने जाते हैं, यानी वोटिंग के द्वारा 26 लोगों को चुना जाता है। वरिष्ठ मताधिकार मीन्स वोटिंग के द्वारा 26 लोगों को चुना जाएगा। उनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। केवल स्वायत्त जिले के लिए एक अलग क्षेत्रीय परिषद बनेगी। जो भी स्वायत्त जिला होगा उसके लिए एक अलग से क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान है। आपसे पूछ सकते हैं कि जिला परिषद में जो 30 सदस्य होते हैं उनमें से वरिष्ठ मताधिकार के द्वारा कितने लोगों को चुना जाता है? तो 26 को चुना जाता है। मनोनीत करने का अधिकार होता है राज्यपाल महोदय को। 4 को कौन करता है? मनोनीत करते हैं राज्यपाल महोदय। 26 को वोटिंग के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक अलग क्षेत्रीय परिषद का भी गठन किया जाता है। इन विषयों से संबंधित
कानून जो होते हैं वो राज्यपाल की सहमति से क्षेत्रीय एवं स्वायत्त परिषदों द्वारा बनाए जाते हैं। यानी अगर राज्यपाल सहमति दे देते हैं तो जो भी क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, जो स्वायत्त परिषदें होती हैं, वो क्या है, अपने एसटी ट्राइब्स के लिए, जनजाति के लिए कोई भी कानून बना सकती है। चाहे वो भूमि संबंधित हो, जंगलों से संबंधित हो, नहर का पानी हो, या स्थल अंतरण की खेती हो, जो जिसे हम झूम खेती बोल देते हैं, ग्राम का प्रशासन हो, संपत्ति का उत्तरदायित्व हो, इन सभी के लिए अगर उन्हें कानून बनाना है तो राज्यपाल की सहमति लेकर क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। यानी भूमि, जंगल, क्योंकि ट्राइब्स वनों के बहुत नज़दीक होती है, उन फॉरेस्ट एरिया में उनका रहना, वनों की उपज का व्यवसाय करना, वनों पर डिपेंड रहना, वो सारे काम उनके वनों से ही संबंधित होते हैं। तो क्या है, भूमि हो गई, जंगल हो गया, नहर का पानी हो गया, झूम खेती हो गई, स्थानांतरण खेती मतलब झूम कृषि, जिसे कई नामों से जाना जाता है, बेबार, चिमाता, अन्य जनजातियों उनके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, ज्ञान का प्रशासन हो गया, संपत्ति का उत्तराधिकार हो गया, विवाह, तलाक, सामर्थ्य, रीति रिवाज, जो कानून है वो कौन बनाएंगे, जो स्वायत्त परिषदें, जिला परिषदें स्वयं बना लेंगी राज्यपाल महोदय की सहमति से। स्वायत्त और क्षेत्रीय परिषदों का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में जनजातियों के बीच उठने वाले मुद्दों को सुलझाने के लिए ग्राम परिषदें मुकदमों की सुनवाई की अदालतें हो भी सकती हैं, और नहीं भी ऐसे मामलों को उच्च न्यायालय भी अपने अधीन ले सकता है। मतलब कोई ऐसा मुद्दा उठा है जनजाति क्षेत्र में जहाँ ग्राम परिषदें और मुकदमों की सुनवाई की अदालतें नहीं हैं, तो ऐसे मामले कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। लेकिन राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए जाने के बाद राज्यपाल बोल दें कि हाँ इस मामले को हाई कोर्ट ले जाओ, तो वो चला जाएगा। केंद्रीय राज्य अधिनियम क्या है, इन स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों पर लागू नहीं होते हैं जब तक कि संशोधित और स्वीकृत ना हो। यानी कोई भी केंद्रीय कानून है, राज्य कानून है, एक्ट बना कोई भी, वो बिना किसी बात के, बिना किसी टेंशन के सारे राज्य में लागू हो जाएगा, बस ट्राइब्स एरिया को छोड़कर, क्योंकि ट्राइब्स एरिया के लिए उनके अलग प्रावधान, अलग कल्चर है, अलग बोली है, अलग उनकी संस्कृति है। तो वहाँ पर अगर किसी कानून को लागू करना है तो उसमें ट्राइब्स के हिसाब से कुछ संशोधन करके ही वहाँ पर लागू किया जाता है, एज इट उसको वहाँ पर लागू नहीं किया जा सकता। छठी अनुसूची में 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। जो हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं उनमें छठी अनुसूची में 4 राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है। कौन कौन से हैं वो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके अलावा जो अन्य राज्य हैं उनमें 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों का प्रावधान है। ठीक है, तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों का प्रावधान है। उसके अलावा जो है अन्य राज्यों के लिए 5वीं अनुसूची में प्रावधान है। अब हम यहाँ शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं कि जो अनुच्छेद हमारा 15(4) था, उसमें सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध के राज्य को निर्देश। 16(4) में जो दलित और पिछड़ी जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान था। 17 में अस्पृश्यता के अनुच्छेद का अंत किया गया था। छूआछूत बिल्कुल सही नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 40 में पिछड़े वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की रक्षा की गई थी। अनुच्छेद 330 जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित है। 332 जो हमारी विधानसभा होती है, जैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा, कर्नाटक की विधानसभा, राज्य की अपनी अपनी विधानसभा होती है, तो वहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में सीटों का आरक्षण होगा। अनुच्छेद 335 संघ और राज्य के अधीन सेवाओं में जनजातियों का आरक्षण। संघ और राज्य के अधीन सेवाओं में जनजातियों का आरक्षण। अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति की पहचान के लिए अधिकृत करता है, यानी राष्ट्रपति महोदय हैं। 341 के तहत किसी अनुसूचित जाति की पहचान करेंगे। किसकी पहचान करेंगे, एससी घोषित करना हो तो 341 के तहत, और एसटी घोषित करना हो तो 342 के तहत। यानी राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 341 के तहत किसी को एससी घोषित कर सकते हैं और 342 के तहत किसी जाति को एसटी घोषित कर सकते हैं। ये शक्ति किसको दी गई संविधान में, राष्ट्रपति महोदय को दी गई है। अब हम 5वीं अनुसूची देखेंगे, तो 5वीं अनुसूची में क्या, जनजाति परिषद नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। और 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की प्रशासन संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद 331, 332, 341, 42 विशेष प्रावधानों को आप प्लीज अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक 100% था यहाँ ना, और उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में जाते ही। क्या होता है, हम यहाँ पे पढ़ जाते हैं एग्जाम हॉल में बैठती, हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है या ये है या ये है। तो एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन वाली कंडीशन होती है ना, वो आपको सिलेक्शन से बाहर करती है। वो कन्फ्यूजन वाली कंडीशन ना हो इसलिए आपको कई बार रिवीजन करना हो, कई बार प्रैक्टिस करनी है, कई बार ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, ताकि आप 100% श्योर हो जाए कि इसका ऑप्शन का आंसर यही है।
जो नहीं आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जब हमारे पढ़े हुए आते क्वेश्चन गलत होते हैं तो मान लीजिए हम सिलेक्शन से बाहर हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे आगे वाले पीछे वालों सबने सही किए होंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं 5वीं अनुसूची हमने देखी, जनजातीय परिषद का प्रावधान। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में प्रावधान है। 338 में SC के लिए आयोग का प्रावधान है। 338A में ST के लिए आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 244 का जो है 6ठी अनुसूची से भिन्न राज्य के लिए, यानी 6ठी अनुसूची के अलावा जितने भी राज्य उनकी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण का प्रावधान अनुच्छेद 244 काम में किया गया है। अब हम अनुच्छेद 275 में देखेंगे। अनुच्छेद 275 क्या कहता है, जो कुछ राज्य हैं उनको क्या केंद्र सरकार से मिलेगा अनुदान, ग्रांट, है ना, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलेगा। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के बारे में संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 339 ये कहता है कि जो हमारे ट्राइब्स एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बारे में संघ का नियंत्रण कौन करेगा, सब करेंगे। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में जो नियंत्रण कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। अनुच्छेद 29A अनुसूचित जातियों को अपनी भाषा संस्कृति को बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यक वर्ग, यानी अनुसूचित जातियों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए संरक्षण कौन दिया, केंद्र सरकार है। वो अपने कल्चर का संरक्षण करें, वो अपनी भाषा का संरक्षण करें, जो भी हमारी जातियाँ जनजातियाँ उनका संरक्षण की भाषा संस्कृति के संरक्षण का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। यानी जो हमारी शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनको अपनी भाषा संस्कृति को बनाए रखने के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 29A में। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने सारे जो भी संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद से लेकर अनुसूचित तक बहुत ही डिटेल में आपको डिस्क्राइब किया, समझाया और A to Z ये भी हाईलाइट किया कि कितने इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आप प्लीज़ इनको दोबारा से हर बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि देखो आप अकेले नहीं हैं कंपटीशन की दौड़ में, काफ़ी सारे लोग हैं आपसे बहुत बेहतर कर, जब आप सो रहे तब वो पढ़ रहे होंगे ऑब्वियसली। तो सफलता उसे मिलती है जो ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन मेहनत कहाँ और किस दिशा में होनी चाहिए ये भी पता होना चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए ये भी पता होना चाहिए। कोलू का बैल बन के नहीं, आउटपुट ज़्यादा आना चाहिए, समझ रहे हैं। जो भी करें आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसको ध्यान से पढ़ें, रिवीजन करें। मोस्ट कोई फैक्ट कन्फ्यूजन दिमाग में ना रहा है, कोई कन्फ्यूजन जब रहता है ना तो एग्जाम हॉल में गलती होना निश्चित है, कोई उसका फिर उपाय नहीं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, अपनी समस्या से समाधान कर सकते हैं। खुश रहें, मस्त रहें और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से लेकर आगे चलें, क्योंकि सकारात्मकता सफलता की पहली सीढ़ी है। नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। समझ में आया आपको? नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है और अपने लक्ष्य पर और अपने आप पर भरोसा रखना है कि हाँ आई कैन डू इट। ओके, तो आज के लिए हैप्पी रोज, हैप्पी भाई दोस्त सभी के लिए। खुश रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ते रहें, लक्ष्य की ओर निरंतर अक्षर। ओके, बाय।